हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन इंडिया। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 12 के पहले चैप्टर की, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब नाम से ही पता लग रहा है कि हम मैनेजमेंट का नेचर और उसका सिग्निफिकेंस जानेंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास, लेकर गहरी सांस। तो चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक के नाम से। हमारे टॉपिक का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। या इसमें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे यही कि मैनेजमेंट का बिहेवियर कैसा है, उसका नेचर कैसा है और उसका सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंस क्या है हमारी डे टू डे लाइफ और बिजनेस लाइफ में। अब आगे बढ़ते हैं और मैनेजमेंट को जानने की कोशिश करेंगे। मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है? मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट को डिफाइन किया जाता है एज अ प्रोसेस, यानी कि मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको एक बार करा और कोने में फेंक दिया, नहीं, इसको रेगुलर बेसिस पे हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है किस चीज का? हम अपने कामों को पूरा करने का। हमारा मकसद क्या है? विद द एम ऑफ, मकसद क्या है? अचीविंग गोल्स, अपने गोल्स को अचीव करना। कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब यहाँ से दो वर्ड निकल गए हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो चलिए देखते हैं इन दो वर्ड्स का मतलब क्या है। अब सपोज करो एग्जांपल कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, एक घर के दो लड़के, ठीक है, उनकी मम्मी ने उनसे कहा कि दोनों से कहा कि बेटा मेहमान आए हैं, बाहर से समोसे ले आओ। ठीक है, अब जो इफेक्टिवनेस है वो गया रामू की दुकान पे समोसे लेने। उसने उससे पूछा कितने का है, तो उसने बताया 10 रुपए का एक समोसा है। ठीक है, तो वो 5 समोसे ले आया 50 रुपए के घर पर। वहीं एफिशिएंसी ने क्या किया? एफिशिएंसी गया शामू की दुकान पे। अब शामू की दुकान पे उसने कहा कि नहीं, मुझे 10 का नहीं, मुझे 9 रुपए का चाहिए समोसा है। तो वो 5 समोसे 45 रुपीज में घर ले आया। अब देखो, इफेक्टिवनेस ने क्या किया? काम पूरा किया। इफेक्टिवनेस ने काम पूरा किया, टाइम पे किया। लेकिन हमारे एफिशिएंसी में एक और एस्पेक्ट जुड़ गया जो है मिनिमम कॉस्ट। इसने 50 के 5 समोसे खरीदे, इसने कितने खरीद लिए? 45 के। सेम ऐसे ही बिजनेस में चलता है। अगर कोई एम्प्लॉय काम टाइम पर पूरा करता है तो उसे इफेक्टिव कहेंगे। अगर वो टाइम के साथ साथ अपनी कॉस्ट को भी मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा तो उसे क्या कहेंगे? एफिशिएंट एम्प्लॉय कहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इसको जानने का एक बहुत मजेदार तरीका मेरे पास आपके लिए। समझो कि आप एक वेडिंग प्लानर हो, ठीक है, और आपके मामा की शादी है, ठीक है। आपके पेरेंट्स ने आपको फोर्स किया कि आप ही उनकी मैरिज जो है वो मैनेज कर दो, ठीक है। अब उनकी मैनेजमेंट आपको करनी है, तो आप क्या चाहोगे? कि आपके मामा जी की शादी अच्छे से कंप्लीट हो, यही चाहोगे, हैप्पी हो, सब कुछ बढ़िया हो, सक्सेस के साथ हो। तो क्या चाहोगे? एक गोल, आपका जो एक गोल बन जाएगा कि मुझे अपने मामा की शादी अच्छे से फिनिश करनी है। तो क्या हो गया? वो गोल हमें पाना है। तो ऐसे ही मैनेजमेंट क्या है? हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसमें हम अपने गोल को अचीव करने के लिए रेगुलर काम करते रहते हैं, रेगुलर चीज़ों को मैनेज करते रहते हैं, जिससे कि हम अपना गोल जो है अचीव कर सकें। आगे बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल पे। अब मामा की शादी तो मैनेज कर लिया, लेकिन मैनेजमेंट मामा जी की शादी तक तो सीमित है नहीं, वो तो लाइफ की हर एक चीज़ में है। आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, क्लास 11 की, क्लास 12 की, तो उसमें क्या है? उसमें भी मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है। और मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए भी मैनेजमेंट चाहिए। तो मैनेजमेंट यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यानी कि ये ऑल परवेसिव है, हर जगह काम में आता है। और काफ़ी सारी बुक्स में आपने रूल लिखा हुआ देखा होगा, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल्स टू 0। तो ये हकीकत है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अब
आपके मामा जी की शादी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक बार में सारी प्लानिंग करके खत्म कर दोगे? नहीं, आपको लगातार जितने दिन के लिए वो फंक्शन चलेगा, आपको लगातार काम करना पड़ेगा, लगातार चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, केटरिंग वाले, डेकोरेशन वाले और भी बहुत सारी चीज़ें। तो क्या है कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो लगातार चलता रहेगा जब तक वो हमारा गोल अचीव ना हो जाए। तो मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं और अब देखिए कि मैनेजमेंट जो है, ठीक है, अब मैनेजमेंट, आप मामा की शादी पे चलते हैं, मामा की शादी जो हो रही है आपके और उसमें आप मैनेज कर रहे हो, लेकिन और अलग अलग भी तो हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप सारे जादू की छड़ी घुमाओगे सारे काम हो जाएंगे, नहीं। आपको केटरिंग वाले बुलाने पड़ेंगे, आपको डेकोरेशन वाले बुलाने पड़ेंगे, आपको डीजे बुलाना पड़ेगा। तो एक ग्रुप बनाना पड़ेगा जो हर एक अपना अपना काम इंडिविजुअल कर सके। यानी कि इससे हमें क्या पता लगता है कि मैनेजमेंट जो है एक ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी। सिमिलरली बिजनेस के साथ होता है। अब बिजनेस में क्या है कि एक बंदा जो ओनर है बिजनेस, जो बिजनेस का ओनर है हमारा, वो ही सारे काम नहीं कर सकता, ठीक है। ये गली मोहल्ले की दुकानों में हो सकता है ऐसा, लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उसमें अकेला बंदा काम नहीं कर सकता। उसे एचआर डिपार्टमेंट, उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसे पूरी अपनी टीम चाहिए, अपना क्रू चाहिए, जिससे कि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। तो ये ग्रुप एक्टिविटी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डायनामिक फंक्शन। अब मैनेजमेंट जो है ना वो कभी भी रिजिड नहीं रहता। मैनेजमेंट में हमेशा चेंज की ज़रूरत होती रहती है, नए नए इनोवेशन लाने की ज़रूरत होती है, नए नए टेक्निक्स को अपनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि बिजनेस की सिचुएशंस कभी भी एक जैसी नहीं रहती। रोज़ बिजनेस में नई नई सिचुएशंस आती हैं, ठीक है। तो क्या है, डायनामिक फंक्शन है, यानी कि रोज़ चेंज होगा, आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। तो अब देखते हैं मैनेजमेंट का अगला कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि मल्टी डायमेंशनल। अब मल्टी डायमेंशनल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: मैनेजमेंट फॉर वर्क, मैनेजमेंट फॉर पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब क्या है इसमें कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होता है, जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें कुछ काम तो रहेगा ही रहेगा। जब हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चालू करना है, चालू रखना है, काम करते रहना है, तो हमें कुछ काम तो करना ही पड़ेगा उसमें। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क वही काम करता है, हमें अपने काम को मैनेज करते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब ये जो काम हमने तो फैला दिया, अब इस काम को करने कौन आएगा, हमें उसके लिए स्टाफिंग करनी पड़ेगी, हमें उसके लिए लोग बुलाने पड़ेंगे जो कि हमारे लिए ये काम करेंगे, ठीक है। अब लास्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन जो है ना वो इंटरलिंक्ड है मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल के साथ। अब ये कैसे इंटरलिंक्ड है, देखो, ऑपरेशन मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं उसका मैनेजमेंट। यानी कि अगर हम साफ शब्दों में कहें तो ये क्या है, वर्क प्लस पीपल। यानी कि ऑपरेशन क्या है, वर्क प्लस पीपल। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लस मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है, इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब क्या होता है, तो हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल पे, मामा जी की शादी पे। तो क्या है कि इंटेंजिबल फोर्स का मतलब क्या होता है कि जब आप शादी अच्छे से निपटा लोगे तो आपको एक अंदर से फीलिंग आएगी, अंदर से, कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया मैंने, बहुत अच्छे सारे डिसीजन लिए, मैनेजरियल डिसीजंस लिए, जिससे कि मैंने अपना गोल अचीव कर लिया। तो एक इंटेंजिबल फोर्स होता है, ये हमें शक्ति देता है कि आगे हम ऐसे ही काम करते रहें। हम एक वेडिंग प्लानर है ना भाई, अपने एग्जाम्पल में, तो मामा जी की शादी तक तो रुक नहीं जाएंगे, आगे भी करते रहेंगे। तो इसलिए एक इंटेंजिबल फोर्स निकलेगी जिससे हम आगे ये काम भी बहुत अच्छे से करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं हमें। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब ऑर्गेनाइजेशन के प्रति हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब मकसद, गोल जो हमें पूरे करने हैं। सबसे पहला है सर्वाइवल, उसके बाद है प्रॉफिट, उसके बाद है ग्रोथ। अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है।
समझो कि एक नया नया बिजनेस खोला है तुमने, ठीक है, तो तुम अपने नए नए ऑपरेशन स्टार्ट करोगे और तुम्हारे सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा कि तुम मार्केट के अंदर सरवाइव कैसे करोगे। सरवाइव करने का मतलब कि तुम अपने खर्चे, अपने प्रॉफिट में से इतना प्रॉफिट कमाओ कि तुम्हारे खर्चे निकल जाए। इसे कहते हैं सर्वाइवल, कि सरवाइव करो तुम मार्केट में, तुम्हें लगातार लॉस ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, अब तुम सरवाइव कर गए मार्केट में, ठीक है, तुम लोग तुम्हें जाने लगे। नेक्स्ट ख्याल तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि हमें अब प्रॉफिट कमाना चाहिए, हमारी सारी कॉस्ट हमें मिल रही है हमारे प्रॉफिट में से, अब उसका थोड़ा और बढ़ाया जाए, उसको थोड़ा और बढ़ाया जाए और एनहांस किया जाए, और हमें प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट करना है, हमें प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। नेक्स्ट, जब तुम्हें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने लग जाएगा, अब दो तरह की कंपनियां होती हैं, प्रॉफिट मिलता है, कुछ क्या करते हैं अपने घर में जमा कर देते, नहीं, जो ऐसा करते हैं तो एक तरह की होती है जो अपने घर में जमा करती हैं, वो ग्रोथ नहीं कर पाती। लेकिन जो दूसरी तरह की कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, अपना प्रॉफिट अपनी ही कंपनी की ग्रोथ में लगाती हैं और ज़्यादा प्रॉफिट्स के चांसेस कमाती हैं, और ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस क्रिएट करती हैं। तो वो क्या करते हैं, वो ग्रोथ के लिए सोचते हैं, ग्रोथ करेंगे हम अपनी कंपनी की। रिलायंस की बात कर लो यार, रिलायंस ने कितना ग्रो किया है। जियो, आज के टाइम में जियो बीट्स, जियो मार्ट, पता नहीं वो खोले ही जा रहा है, ग्रोथ किए ही जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आता है हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव। अब समाज के प्रति भी तो हमारे कुछ बनते हैं ना, कुछ ड्यूटीज बनती हैं। सबसे पहली ड्यूटी क्या है, यूज ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स। इसका मतलब क्या है कि कभी देखा होगा न्यूज़ में आपने कि कुछ कंपनीज जो हैं वो रिवर के किनारे लग जाती हैं और रिवर में अपना सारा वेस्ट डंप कर देती हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड्स को यूज़ करना है, हमें अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करना है, उसको सेव करना है। इसी के लिए कंपनीज क्या करती हैं आजकल, पार्क्स बनाती हैं, नए नए पेड़ लगाती हैं। वो मेट्रो के नीचे देखे ना आपने, वो पौधे लगे रहते हैं, तो वो क्या है, वो ये कंपनीज लगाती हैं या फिर गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है। क्या है कि हमारा एनवायरनमेंट बचा रहे। तो हमें ऐसे मेथड्स यूज करने हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। नेक्स्ट हमारा क्या है, गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब जहाँ पे हमारी कंपनी खड़ी हुई है उसके आजू बाजू में हमें ये इंश्योर करना जरूरी है कि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है या नहीं, और हमें उसी सेक्शन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। रिसर्च सेक्शन के पास तो वैसे भी बहुत एम्प्लॉयमेंट होता है, तो एम्प्लॉयमेंट देना बहुत ज़रूरी है। अब उन एम्प्लॉयमेंट्स को कुछ आपको सुविधाएं भी देनी पड़ेगी, जैसे कि क्या है, बेसिक एमिनिटीज है, स्कूल्स एंड क्रेचेस, यानी कि उनके बच्चों के लिए आपको स्कूल बनाना पड़ेगा, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयज़ को ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं उनकी सोशल नीड्स में। आज की जो हमारी लास्ट ऑब्जेक्टिव है जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में 3 तरह के ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं हमें। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब जान लेते हैं कि किसी भी और इसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रत्येक व्यक्ति का अपने खुद का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि वो खुद क्या करना चाहता है। ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, सोशल देख लिया, अब वो खुद के बारे में तो सोचेगा, तो खुद के लिए क्या करना चाहता है वो सबसे पहले फाइनेंशियल नीड चाहिए उससे अपनी सैलरी इतनी चाहिए जिससे कि अपना घर अच्छे से चला सके, अपना खुद का सेल्फ ग्रोथ कर सके, अपने परिवार का ग्रोथ कर सके वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है सोशल नीड। अब उससे अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने लिए एक सोशल बिहेवियर चाहिए, सारे उसके फ्रेंड्स हो, जो बॉस हैं वो भी उससे फ्रेंडली तरीके से बात करें, सारे एकदम फ्रेंड वाला खेल, ठीक है। तो क्या है सोशल नीड, कि उसको फ्रेंड्स मिले, उसको परिवार जैसा फील हो अपने उसमें, ये आता है सोशल नीड में। अब आता है हायर लेवल नीड्स में। अब फाइनेंशियल नीड की बात हो चुकी है, उसे पैसा मिल रहा है, लेकिन उसे क्या चाहिए, उसे ऑफिस में रिस्पेक्ट चाहिए, डिग्निटी चाहिए। तो ऐसा होता है कि कंपनीज क्या करती हैं, कभी कभी एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, ये सब ट्रॉफीज बनवाती हैं, ठीक है। तो इसके पीछे का मकसद क्या होता है कि उनको एक तो उनकी प्रोडक्टिविटी एनहांस होती है, उनकी एफिशिएंसी एनहांस होती है। एफिशिएंसी के बारे में बताया था ना मैंने आपको, तो उनकी एफिशिएंसी एनहांस होती है।
और साथ साथ उनके अंदर एक डिग्निटी की एक रेस्पेक्ट की फीलिंग आती है कि हाँ कंपनी के ओनर सीईओ हमें क्या कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमें क्या दे रहे हैं, डिग्निटी दे रहे हैं। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और अगर नहीं भी पसंद आई हो तो क्या कमी रह गई ये कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए, ताकि मैं अगली वीडियो में उसे सुधारने की कोशिश कर सकूं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के अगले 2 पार्ट में मैं इसको खत्म कर दूंगा इस चैप्टर को, तो उसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। इसी के साथ टिल देन कीप वॉचिंग एजुकेशनल। थैंक यू।